Hi everyone. Asset allocation isn't new, but it's rarely simple. Assets often move differently, and combining them in a way that makes sense takes a lot of work. That's exactly what we are trying to solve at Grow Mutual Fund with our Grow Multi Asset Allocation Fund. And today, to speak with us, I have Mr. Paras Matalia, its fund manager. He'll help us understand how this fund's been put together and what role it can play in an investor's portfolio. Let's hear from him. Hi Paras, welcome to the discussion. Hi Mukul, thank you for having me. पारस, बिफोर वी टॉक अबाउट ग्रो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि मल्टी एसेट फंड्स या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होते क्या हैं? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड क्वेश्चन बिकॉज रिसेंटली व्हाट हैज हैपेंड, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट मल्टी एसेट में बढ़ा है. स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट रियली वेल, राइट? सो मल्टी एसेट फंड्स आर सच फंड्स जिसमें आपको अलग अलग तरह के एसेट क्लासेस एक सिंगल पोर्टफोलियो में मिलते हैं. For example, in a multi-asset allocation fund, you have equity for growth, you have debt, you have gold and silver to hedge against inflation. तो ऐसे अलग अलग तरह के एसेट क्लासेस का मिक्सचर मल्टी एसेट फंड होता है. ओके, so basically this is a single fund that's trying to bring multiple assets together. राइट. पर पारस, हम जब भी मार्केट्स में इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो एक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जिसका बार बार मेंशन होता है. लोग हमेशा कहते हैं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना है तो आप एक्विटी में पैसे डालें, एक्विटी में इन्वेस्ट करें. Right. तो इस कारण से जनरली फोकस एक्विटीज़ पर ही जाता है. इसको ध्यान में रखते हुए किसी भी इन्वेस्टर को मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट करने की क्यों ज़रूरत है? एक्सेलेंट क्वेश्चन. ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं एंड इसका आंसर देने के लिए एक एनालॉजी यूज करना चाहूँगा. डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ रोड यू आर ऑन, यू विल वांट टू चूज अ व्हीकल लाइक दैट. आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो आपको कोई एसयूवी लगेगी. आप अगर सिटी ट्रैफिक में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कोई ऐसी गाड़ी चाहिए जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी हो. सो सिमिलरली मार्केट कंडीशंस भी अलग अलग होती है. डिपेंडिंग ऑन दोज मार्केट कंडीशंस, यू वुड वांट टू हैव अ मिक्स ऑफ दीज डिफरेंट एसेट क्लासेस. हर एसेट क्लास का एक स्ट्रेंथ होता है, एक वीकनेस होता है. तो यहाँ पे आप वो एसेट क्लासेस का मिक्सचर बना के उन एसेट क्लासेस की स्ट्रेंथ्स पे प्ले करने का ट्राई कर रहे हो. फॉर एग्जांपल, जब इकोनॉमी बहुत ही अच्छी है, आप यू वुड वांट टू हैव अ हायर इक्विटी एलोकेशन. जब जियोपॉलिटिकल टेंशन ज़्यादा चल रही है, विजिबिलिटी उतनी नहीं है, तो आपको थोड़ा गोल्ड सिल्वर का एलोकेशन अच्छा लगता है. तो डेट में ऐसा है कि आपका ड्रॉ डाउन होने का चांसेस बहुत कम होता है. सो ऑल दीज एसेट क्लासेस हैव देयर ओन स्ट्रेंथ्स जिसको मिक्स मैच करके आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है. क्योंकि पिछले 4-5 सालों में इक्विटीज़ ने अच्छा किया है, बट देयर हैव बीन पीरियड्स व्हेन इक्विटी हैज़ नॉट गिवन रिटर्न फॉर 3, 4, 5 year periods. Most recent example being from around 2016 to 20. For a 4-year period, equity as an asset class, if we look at Nifty 500, the returns were almost zero. Okay. So, and these such phases come in all asset classes. आप चाहे गोल्ड देखो, आप सिल्वर देखो, हर एक एसेट क्लास में एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे वो 2, 3, 4, 5 सालों तक जनरली कुछ रिटर्न नहीं देता है. And you as an investor don't want to be stuck in that asset class for that period. Yeah. Right? Now, one more example we can take here is that every one of us likes sweets. But for a balanced meal or for a healthy, diet, you would want to have all sorts of tastes in your diet. आप सिर्फ स्वीट खाओगे तो आपका डायबिटीज़ बढ़ जाएगा, आपका हेल्थ खराब हो जाएगा. So even for a healthy portfolio, you would want to have different kinds of taste और flavors in your portfolio. यानी अति कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम कहीं पे भी नहीं होना चाहिए. दैट इज़ हाउ पोर्टफोलियो में भी एक मिक्स ऑफ एसेट क्लासेस होना बहुत ज़रूरी है. इंटरेस्टिंग. तो आपने हेल्दी डाइट का एग्जांपल दिया, उससे मल्टीपल एसेट्स को जब आप साथ में लाते हैं तो मे बी शायद सबके कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे को ऑफसेट करके एक आप थोड़ा अच्छा जर्नी बना सकते हैं अपनी इन्वेस्टिंग. राइट. फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो हमारी रिसर्च जब हम कर रहे थे फॉर दिस फंड, वी फाउंड आउट दैट एवरी ईयर देयर हैज बीन अ डिफरेंट एसेट क्लास दैट हैज वन. राइट. कुछ साल ऐसे होंगे जहाँ पे इक्विटी बहुत अच्छा कर रहा है, टॉप पे है. कुछ साल ऐसे होंगे जहाँ गोल्ड अच्छा कर रहा है. कुछ साल ऐसे होंगे जहाँ सिल्वर अच्छा कर रहा है. कुछ साल ऐसे होंगे जहाँ पे डेट भी बहुत अच्छा कर रहा है. तो इन ऑल दीज डिफरेंट ईयर्स यू वुड वांट टू हैव अ मिक्स ऑफ ऑल, सो दैट ऐसा ना हो कि आप वर्स्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास में आपका सारा पैसा आपने डाल दिया. पारस, तो ये लॉजिकली तो बहुत सही लगता है हमें जब आप बताते हैं एक हेल्दी डाइट के एग्जांपल से, बट क्या कोई डेटा है जो इस चीज़ को बैक करता है जिससे हम इसको और अच्छे से समझ पाएँ? ऑफ कोर्स मुकुल, व्हेन वी वर रिसर्चिंग फॉर द फंड, हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं. फ्यू ऑफ देम आई विल शेयर विथ यू.
सिमिलरली जब आप ये मिक्स ऑफ पोर्टफोलियो भी बना रहे हो, आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो चाहिए जिसमें ऐसे एसेट क्लासेस हो जिसका एक दूसरे के साथ कोरिलेशन कम हो। यानी कोरिलेशन यानी वो एक साथ चलते हैं या अलग अलग चलते हैं, कैसे चलते हैं वो मेजर करता है। सो हमने ये देखा कि जो गोल्ड सिल्वर है या डेट है उनका कोरिलेशन विथ इक्विटी इज मच लेस। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड का जो कोरिलेशन है विथ इक्विटी इज इन नेगेटिव। इफ यू लुक एट सिल्वर, तो सिल्वर का भी बहुत कम, लेस देन 20% कोरिलेशन है। इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, इट्स अबाउट 0.1 to 12%, अराउंड 12%, काफ़ी कम है। एंड डेट इज ऑल्सो लेस देन 20%। सो ये जो एसेट क्लासेस हम बना रहे हैं ये मिक्स में हैज़ टू बी हैविंग लोअर कोरिलेशन टू इक्विटीज़। वरना अगर मैं इक्विटीज़ में ही दूसरी तरह की इक्विटीज़ डाल दूँ, ग्लोबल इक्विटीज़ डाल दूँ, तो वो आपका डाइवर्सिफिकेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। Makes sense, yes. So this correlation is a very, very important data point that we found out. And based on this, what we did, we created a benchmark. ये benchmark में हमने Nifty 500 60% लिया, CRISIL Composite Index Bond Fund हमने 30% लिया, 5% gold and 5% silver. So इससे हमें बहुत interesting data points भी मिले. First, let's start with the market crisis period. Okay. Right, the most recent, if we can say, a major correction was in 2024 because of FII sell-off, where the markets fell by almost 17-18%. But this multi-asset allocation benchmark fell by only 12-12.5%. Interesting. That's very interesting. Yeah. So if you go back in time, if you look at the COVID crash, right? COVID crash is something which all of us remembers. Yeah. तो कोविड क्रैश में क्या होता है, आपकी जो इक्विटी है वो ऑलमोस्ट 30-31% गिरती है, while this multi-asset benchmark falls only by 21-22%. Substantial difference. Yes. In fact, very interesting data point to share here is that, you know, if you look at the drawdown of Nifty 500, it falls by almost 40% from the top, while gold only falls by around 11-12%. So this, you know, the correlation की हम जो बात कर रहे थे, तो इक्विटी इतना गिरता है लेकिन गोल्ड उतना नहीं गिरता है. This is why, you know, this shows कि ये correlation कम है. So if we go back further in time, 2011-12 की जब यूरोपियन डेट क्राइसिस थी उसकी बात करें, तो markets had fallen by almost 27-28%, while this benchmark had fallen only by 11-12%. हमने ये ड्रॉडाउन्स के बारे में समझा, हमने कोरिलेशन के बारे में समझा, और हमने ये देखा कि मल्टीपल एसेट्स, हर एसेट का एक रोल है उस पोर्टफोलियो में, और जब हम इसको साथ में लाते हैं तो शायद एक एडवांटेज मिलता है उस पोर्टफोलियो को बिकॉज ऑफ दैट कोरिलेशन. राइट. तो आपने हमें क्राइसिस के बारे में तो ये समझाया, पर इसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कैसा रहा है जो बेंचमार्क जिसको आपने स्टडी किया, क्या आपने इसको कभी लॉन्ग टर्म बेसिस पर देखा है और क्या रिजल्ट्स रहे हैं? So Mukul, again a very interesting question. We've obviously tested it for quite some time. अगर हम ये बेंचमार्क को ही देखें 2010 से 25 तक, तो यहाँ पे 10 से 25 में आपके निफ्टी 500 TRI ने करीबन 13% केगर रिटर्न दिया है. Okay. While this benchmark has given a return of about 12%. Now आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है या कुछ मेजर इम्पैक्ट नहीं है या फ़ायदा नहीं हो रहा है. बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर इज़ टू लुक एट स्टैंडर्ड डेविएशन. यानी आपका जो वॉलिटिलिटी है या कितना ज़्यादा आपका हिल रहा है, वैल्यू ऑफ दैट बेंचमार्क इज़ कैलकुलेटेड और मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके. तो जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हो तब निफ्टी 500 TRI का स्टैंडर्ड डेविएशन है करीबन 17%. So with a 17% standard deviation, it is giving a return of 13%. While this benchmark, इसका standard deviation करीबन 12% है. तो ये आपको 12% के standard deviation के साथ almost 12% का return भी दे रहा है. So यहाँ पे risk reward अगर हम ratio देखें, तो risk reward ratio significantly improves when you are getting a mix of portfolio rather than just equity portfolio, even on a such a long period basis. I would also like to share one more very interesting data point कि अगर हम 2-year rolling return देखें at every month end, तो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट इसमें से निकल के आता है कि एवरी मंथ अगर हम देखें कि 2 year का रोलिंग रिटर्न क्या था और उसमें नेगेटिव इंस्टेंसेस क्या थे. नाउ 2 year इज अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट? यस, एब्सोल्युटली. तो उसमें निफ्टी 500 TRI ने जो है 21 इंस्टेंसेस ऑफ नेगेटिव रिटर्न दिया, while this multi-asset allocation benchmark has only given
4 instances where the returns were negative. That's very interesting. And I think- again, emphasizing कि ये एक static multi-asset portfolio है. That's अभी तो आप बेंचमार्क के ही रिटर्न्स बता रहे हैं, राइट? Correct, correct. Now that we've talked about the benchmark and we've also talked about multi-asset funds in general, अब क्योंकि ग्रो म्यूचुअल फंड एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ला रहा है, तो आई एम श्योर व्यूअर्स वुड लाइक टू नो कि इस फंड में आप क्या कर रहे हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे. Yes, Mukul, you are very right. Very soon हम हमारा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च कर रहे हैं. बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं. इट इज़ गोइंग टू बी अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज एसेट क्लासेस, इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर. एंड हमारा एम ये रहेगा कि हम लॉन्ग टर्म में एक हेल्दी पोर्टफोलियो बना सके जिससे इन्वेस्टर्स को एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिल सके. इंटरेस्टिंग. इक्विटीज़, डेट, गोल्ड, सिल्वर, आपने ये मल्टीपल एसेट क्लासेस बताई एंड इट्स फैसिनेटिंग कि आप ये इसको एक फंड में लाने की कोशिश कर रहे हैं. बट माई क्वेश्चन इज़ कि ये सब एसेट्स जो हैं, ये एसेट क्लासेस, ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट तो करती ही हैं. राइट. तो why can an investor not just go out into the market and buy these individually, and why should they invest in a multi-asset fund जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो आप create कर रहे हैं? Would love to really know about that. Again, a great question. So this is something which all us Indians think, right? कि हम खुद क्यों नहीं कर लेते? There are two big reasons for this. First is कि हम जो ये हमारा स्कीम हम ला रहे हैं, वी आर गोइंग टू ट्राई एंड मेंटेन इक्विटी टैक्सेशन. Okay. So which means a slightly lower tax compared to if you did all of this individually. Second is we have employed a lot of resources to try and find कि हम किस टाइम के पीरियड में कैसे हम कौन से एसेट में एलोकेशन करें, based on market regime, based on whatever is going on in the world, based on lot of trends, lot of data. So we are trying to do this in a slightly intelligent way where we can try and invest in the right asset class at a good point of time. तो जनरली हम अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उनके पास उतना टाइम नहीं होता है टू डू दिस वेरी वेरी एफिशिएंटली ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. राइट. अगर इफ समवन इज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो वो मार्केट्स का ध्यान रखेंगे या वो उनके काम का ध्यान रखेंगे. And interestingly, markets is such a place. It's a ever-evolving, ever-changing, complex, dynamic world. तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मूव होता है. उसकी वजह से आपके एसेट क्लासेस का जो एलोकेशन है वो भी स्लाइटली चेंज होना चाहिए, अडेप्ट होना चाहिए टू दोज ऑनगोइंग मार्केट कंडीशंस. तो पारस, जैसा कि आपने बताया कि द एवरेज इन्वेस्टर मे नॉट हैव द टाइम टू एक्चुअली मैनेज एसेट एलोकेशन. आप ग्रो म्यूचुअल फंड में इस चीज़ को कैसे मैनेज कर रहे हैं? हमने ये मैनेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है शास्त्र. इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटेजिक होलिस्टिक एसेट एलोकेशन एंड सिस्टमैटिक टेक्निकल रिस्क असेसमेंट. Interesting. There are two parts to it. First is the SHA, which is basically allocates among asset classes, and the other part, which is STRA, it looks at individual asset classes and securities within those asset classes. Right? So what we've done is बहुत सारे डेटा पॉइंट्स, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स. राइट. जैसे हमने बात किया कि मार्केट इज अ एवर इवॉल्विंग, एवर चेंजिंग, अडेप्टिव सिचुएशन. राइट. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे मूव होती है. सो व्हाट वीव डन, हमने ये बहुत सारे डेटा पॉइंट्स अलग अलग तरह के, चाहे मैक्रो इंडिकेटर्स हो, चाहे टेक्निकल इंडिकेटर्स हो, फंडामेंटल इंडिकेटर्स हो, आपके गवर्नमेंट के जो डेटा पॉइंट्स आते हैं वो हो, बहुत सारे ऐसे डेटा पॉइंट्स हमने कलेक्ट किए हैं एंड वी फेड इट टू शास्त्र टू फाइंड आउट दीज टू थिंग्स कि एसेट एलोकेशन जो है वो इन करंट मार्केट सिनेरियो कैसा दिखना चाहिए, एंड ऑल्सो हेल्प अस टू आइडेंटिफाई वेयर दोज रिस्क्स आर करंटली लाइंग. एंड व्हाट हैज़ हैपेंड, अगर मैं एक एनालॉजी में बात करूँ ये, तो आज अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, राइट, तो क्रूड ऑयल को आप ऐसे ही रॉ फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हो. आप अगर वो जो ब्लैक गोल्ड बोलते हैं क्रूड ऑयल को, राइट, अगर आप वो गाड़ी में डाल दोगे तो आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, बिकॉज इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर अ कार इंजन. नाउ टू मेक क्रूड ऑयल यूजफुल इट गोज थ्रू अ वेरी इंटेंसिफाइंग रिफाइनिंग प्रोसेस. तो वो रिफाइनिंग प्रोसेस के बाद पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, बहुत सारे पेट्रोकेमिकल्स निकलते हैं, एंड दोज डिफरेंट
पेट्रोकेमिकल्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट यूज केसेस। उसी तरह से मार्केट में बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा नॉइज़ है, बहुत सारा केओस है। शास्त्र हेल्प्स अस टू काइंड ऑफ give a system to these chaos, right? So based on these so many data points, we try to get a good idea where we are currently standing in the market, where we are looking at risks currently in the market, and so on and so forth. If we talk about how the core process of creating Shastra happens, it's a 5-6 step process. सबसे पहला प्रोसेस तो ये है कि आपको इतना सारा डेटा डालना है, तो डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा कलेक्ट भी बहुत इजीली हो जाता है, बट द चैलेंजिंग पार्ट इज़ कि वो डेटा क्लीन करना इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। तो वो डेटा क्लीनिंग में काफ़ी टाइम जाता है। डेटा क्लीन होने के बाद आप उसको एक यूजेबल फॉर्मेट में लाते हो, फिर उसको आप एक कंस्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हो कि ये डेटा से मुझे क्या आउटपुट चाहिए। आफ्टर डिफाइनिंग दैट यू रन दोज टेस्ट्स, यू डू द बैक टेस्टिंग, और आप देखते हो कि ओके ये डेटा का ये इंसाइट आ रहा है, ये डेटा से ये इंसाइट आ रहा है, ये कुछ डेटा पॉइंट्स है जिसका कोई इंसाइट नहीं है, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। एंड बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स कि मेरा ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जांपल फॉर अ फंड लाइक मैफ इज़ कि मेरा रिटर्न शुड बी गुड वाइल माई ड्रॉडाउन शुड बी इवन बेटर। तो बेस्ड ऑन दीज कंस्ट्रेंट्स, बेस्ड ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव, हमें ये एक सेट ऑफ डेटा फीचर्स देता है जो हम कैसे यूज़ करना चाहिए हमें वो बताता है। And then we keep on doing this iterative process from first step कि जहाँ पे और नया डेटा हम ला सकते हैं तो वो लाते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उस पर वापस हम ये सारे टेस्ट रन करते हैं टू सी इफ़ वी कैन इम्प्रूव ऑन आवर प्रीवियस रिजल्ट्स। तो ये एक साइकिल चलती रहती है विद इन द शास्त्र प्लेटफॉर्म, विच हेल्प्स अस टू ऑल्सो कंटिन्यूसली इम्प्रूव आवर प्रोसेस। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पारस। हम ज़्यादा सुनते नहीं हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। तो इट्स इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट समथिंग कॉल्ड शास्त्र जो ग्रो म्यूचुअल फंड ने क्रिएट किया है। बट जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ में आपको असिस्ट कर सकता है, मल्टीपल फंड्स में आपको सपोर्ट कर सकता है। बट क्योंकि हम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की बात कर रहे हैं, तो उसमें इसका क्या रोल है और किस तरीके से ये आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, अगर आप उसको थोड़ा एलैबोरेट कर पाएँ। यस मुकुल, आप बहुत सही कह रहे हो कि जो शास्त्र एज अ प्लेटफॉर्म है वो हमें बहुत अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज बनाने में हेल्प करता है। स्पेसिफिकली फॉर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इट इज़ वन ऑफ द वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी, क्योंकि आपके बहुत अलग अलग एसेट क्लासेस है, तो हर एक एसेट क्लासेस के अलग सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स है। जैसे कि अगर आपको ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट देखना है, मार्केट का ग्रोथ देखना है, तो आपको बहुत सारे मैक्रो इंडिकेटर्स देखने पड़ेंगे कि जीडीपी ग्रोथ क्या चल रहा है, मार्केट कैप टू जीडीपी का रेशियो क्या है, आपका इंटरेस्ट रेट सिनेरियोस कैसे काम कर रहे हैं, हाउ व्हाट आर द इंटरेस्ट क्रेडिट स्प्रेड्स डूइंग। तो ये बहुत सारे मैक्रो इंडिकेटर्स आपको देखने पड़ते हैं। जब आप एसेट एलोकेशन एक इंडिविजुअल एसेट्स की बात करें तो इक्विटी में हमें फंडामेंटल डेटा देखना पड़ता है, हमें टेक्निकल डेटा देखना पड़ता है। तो P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ऑल योर टेक्निकल प्राइस वॉल्यूम डेटा ऑल्सो गेट्स फेड इनटू द सिस्टम। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड सिल्वर में भी बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स जाते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी जाते हैं, एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स गो इनटू द सिस्टम प्लेटफॉर्म। एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि आपने फिटनेस डिसाइड करना है कि फॉर अ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड व्हाट एम आई एमिंग फॉर। नाउ फॉर दिस फंड आर core aim is to give a risk adjusted return for over the long run. So we don't want equity to be a very very big part of the portfolio. We don't want gold or silver, so we don't want any single asset class dominating the portfolio. तो आप constraints भी set करते हो कि equity for example 40 से 80 के बीच में होना चाहिए, gold for example 0 से 25 के बीच में होना चाहिए, silver for example 0 to 25 के बीच में होना चाहिए। तो ये अलग अलग तरह के आप कंस्ट्रेंट सेट करते हो। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, राइट? तो ये अलग अलग कंस्ट्रेंट्स आपने सेट कर दी कि ये इक्विटी के अंदर भी मेरा लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप का जो एक्सपोजर है वो XYZ होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारा अलग अलग कंस्ट्रेंट्स आप सेट करते हो टू सी कि कहीं आपका जो ये सिस्टम है बहुत ही हे वायर ना चला जाए। एंड देन यू आफ्टर गिविंग इट डेटा, आफ्टर गिविंग इट द एम, after giving it the constraints,
यू लेट इट रन, कि आप ऑप्टिमाइज करते हो कि मेरे ये ऑब्जेक्टिव, मेरे कंस्ट्रेंट के बेसिस पे हम क्या एलोकेशन ला सकते हैं, हम क्या हमारे इन्वेस्टर्स के लिए कर सकते हैं, एंड देन दिस इटरेटिव प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग ऑन, कि जब तक हमें एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिलता. सो टू गिव यू मोर इंसाइट इनटू दिस, कि जनरली 3 आउटपुट फॉर मल्टी एसेट इसमें से निकलते हैं. पहला है आपका एक स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो, कि लॉन्ग टर्म में आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए. सेकेंड इज योर टैक्टिकल एलोकेशंस, वेयर बेस्ड ऑन करंट मार्केट सिनेरियो, बेस्ड ऑन द रिजीम्स दैट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, कि आपका एलोकेशन क्या, कहाँ पे कितना चेंज होना चाहिए. एंड थर्ड पार्ट इज हेजिंग, कि ये जो आप टेक्निकल कॉल्स भी ले रहे हो, दैट यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू हेज सम पोर्शंस ऑफ दैट, सम पोर्शंस ऑफ योर स्ट्रैटेजिक एलोकेशंस. सो बेसिकली ये 3 आउटपुट्स आपको शास्त्र से आते हैं फॉर आवर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पारस. आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये जानकर कि ये प्लेटफॉर्म आपको मल्टी एसेट एलोकेशन मैनेज करने में कैसे हेल्प कर रहा है. आपने हमें एक ओवरऑल लेवल पर तो समझाया कि एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, बट इंडिविजुअल एसेट लेवल पर क्या फिलॉसफी है जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के लिए आप इम्बाइब कर रहे हैं. लेट्स गो वन बाय वन. सबसे पहले इक्विटी की बात करते हैं. तो इक्विटी में हम एक फेयरली डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं विद अ फ्लेक्सी अप्रोच अक्रॉस मार्केट कैप सेगमेंट्स. बट गिवन द नेचर ऑफ द फंड, हमारा जो प्रेफरेंस है वो लार्ज एंड मिड कैप नेम्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा. When we talk about sector or style preference, so we don't have any such preferences. We are sector and style agnostic when it comes to equity strategy. And one thing that again I like to emphasize is we aim to maintain 65% gross exposure in this scheme in equity, so that the scheme gets taxed as an equity scheme. तो अब डेट की बात करते हैं. डेट में जनरली द इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क इज कॉल्ड SLR, सेफ्टी लिक्विडिटी रिटर्न. डेट में विल इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड हाई ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स अक्रॉस ऑल मैच्योरिटीज. will manage maturity and credit risk based on the interest rate cycle and the outlook for the market. Coming to the commodities part, which is gold and silver, will look at a lot of technical parameters, will look at the trend in those commodities, and we'll also look at the outlook for those commodities in the short to near term. आपने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में काफ़ी कुछ हमें बताया, फिलॉसफी समझाई, प्लेटफॉर्म के बारे में बताया. तो कोई इन्वेस्टर ग्रो के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को क्यों कंसिडर करे या उसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहे, इसको थोड़ा सा आप हमें समझाएंगे. प्राइमरीली देर आर 2 रीजन्स. पहला रीज़न है कि यहाँ पे हम एक मैन प्लस मशीन का एफर्ट डाल रहे हैं, जहाँ पे जैसे हमने पहले भी बात की कि इट इज़ अ वेरी वेरी इवॉल्विंग चेंजिंग मार्केट डायनामिक्स. तो उसमें हमें कुछ ऐसा चाहिए कि आज के टाइम में आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो गई, राइट. तो यू वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट टेक्नोलॉजी एज वेल, एंड यू ऑल्सो वांट टू हैव समवन एट द व्हील, कि जहाँ पे जैसे अगर हम कार्स की बात करें तो कहीं कहीं जगह पे आप देखोगे तो अभी ड्राइवरलेस कार्स हो गई है, राइट. बट स्टिल पीपल करंटली वो टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं हुई है जहाँ पे आप बिंदास बैठ जाओ, बट देयर इज समवन एट द व्हील, कहीं कहीं जगह पे. वाइल दैट पार्ट इज कम्प्लीटली साइंटिफिक, कि जहाँ पे सारी चीज़ें साइंटिफिक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं. वाइल इन्वेस्टिंग इज सच अ प्लेस विच इज साइंस प्लस आर्ट. तो यहाँ पे अगर आप टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन इंसाइट्स को अगर आप बहुत अच्छे से मिक्स करके एलोकेट कर पाओ, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड थिंग टू हैव. तो शास्त्र जो है ये हमें हेल्प करता है ऑन द एसेट एलोकेशन साइड, कि आपका जो एसेट एलोकेशन जो आपने ट्रू टू लेबल प्रोडक्ट बनाना है, तो आपने जो डिसाइड किया है वो सिस्टमैटिकली मॉनिटर होता है, एंड इट हेल्प्स यू स्टे विद इन दोज गार्ड रेल्स. अगर हम बायसेस की बात करें तो एज अ ह्यूमन हमारे बहुत सारे बायसेस होते हैं, हमारे बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, हमारी कुछ लिमिटेशंस है कि हम एक साथ बैठ के इतना सारा डेटा और उसकी रिलेशनशिप्स रियल टाइम में नहीं समझ पाते हैं. तो दिस शास्त्र हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दैट इन अ मच मोर सिंपलर ईजियर वे, कि मी एज अ फंड मैनेजर कि मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स क्या हो सकते हैं, मेरे बायसेस क्या हो सकते हैं. इट मेक्स मी अवेयर कि आपके बायसेस ये है, आपके ब्लाइंड स्पॉट्स ये है, एंड दैट आई कैन टेक अ मच मोर इन्फॉर्म डिसीजन रादर वेयर आई वॉज ओनली वर्किंग अलोन, राइट. मेक सेंस. पहले एक मतलब बीच में एक स्टडी भी आई थी कि देयर वाज अ पीरियड व्हेन अगर हम एक और
दूसरे वर्ल्ड की एनोलॉजी ले राइट, तो चेस में ऐसा होता था कि पहले ह्यूमंस वर्सेस ह्यूमंस में ह्यूमंस जो स्मार्ट होते थे वो जीतते थे, फिर कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज आई तो जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी के सामने ह्यूमन जीत नहीं पाते थे. देन देर वॉज अ पीरियड वेयर computer plus human used to always win against any computer and any human. But now again the technology has become so advanced कि because chess is a very scientific approach, उसमें emotions कुछ है नहीं, right? Simple rules है, simple pure science है, तो वहाँ पे your machine has taken over a human. But again for something like investing जहाँ पे बहुत सारे emotions, बहुत सारे biases across the world आती है, बहुत सारे चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है इन समथिंग इन अ वे विच हैज़ ऑलमोस्ट नेवर हैपेंड इन द पास्ट. तो यहाँ पे वो ह्यूमन इंट्यूशन आना भी बहुत ज़रूरी है एंड दैट इज़ वाई दिस शास्त्र हेल्प्स अस बोथ ऑन द एसेट एलोकेशन पार्ट, कीप्स अस ट्रू टू लेबल, हमें रियल टाइम रिस्क बेस्ड ऑन हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स दिखाता है, हमें डेटा ड्रिवन एसेट एलोकेशन करने में हेल्प करता है, एंड ऑन द सिक्योरिटी सिलेक्शन साइड इट हेल्प्स अस कि हमारा बायसेस कहाँ पे है, हमारा पोर्टफोलियो का टिल्ट किस तरफ है, तो एंड अकॉर्डिंगली देन वी कैन टेक अ वेरी वेरी वेल इन्फॉर्म डिसीजन. सो दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न कि मैन प्लस मशीन का कंबाइंड एफर्ट है. एंड सेकेंड, इट इज़ अ टैक्स एफिशिएंट मशीन टू इन्वेस्ट इन ऑल दिस डिफरेंट एसेट क्लासेस, क्योंकि वी एम टू मेंटेन 65% ग्रॉस एक्सपोजर इन इक्विटीज़, जिससे आपकी ये जो स्कीम है उसको इक्विटी टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा. सो दीज टू बिग रीजंस. इंटरेस्टिंग. इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अभी करंट एनवायरनमेंट में आप इस फंड को ला रहे हैं, कोई थॉट प्रोसेस था कि दिस माइट बी द राइट टाइम टू ब्रिंग सच अ फंड टू द मार्केट? सो ऑब्वियसली वी एज ग्रो MF वी ट्राई टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, वी ट्राई टू बी इन्वेस्टर फ्रेंडली. तो हमने ये देखा कि आज के टाइम में द मार्केट सिनेरियो इज सच कि बहुत नॉइजी है, बहुत अनसर्टेनिटी है, बेस्ड ऑन लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, बेस्ड ऑन स्लोइंग ग्रोथ, बेस्ड ऑन योर वॉर्स गोइंग ऑन इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे यू कैनॉट वेरी वेरी विथ हाई कन्विक्शन बेट ऑन अ सिंगल एसेट क्लास. And that is why we've come out with multi-asset allocation fund at this point of time, कि जहाँ पे बहुत ही uncertainty है कि कहाँ क्या move हो सकता है. You want to have a diversified approach towards your investment portfolio to have all these different asset classes part of your portfolio. Interesting. पारस, आज हमने जाना कि ग्रो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कैसे मैनेज होगा, इंडिविजुअल एसेट लेवल पे आपकी क्या फिलॉसफी रहेगी, और आपने ये भी हमें बताया कि this time the current global and domestic environment may be very conducive for investing in such kind of a fund. कौन से kind of investors के लिए the grow multi asset allocation fund will be most suitable? So मुकुल, बहुत सारे अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के लिए है ये फंड. पहला कोई ऐसा है जिन्हें एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए अक्रॉस एसेट क्लासेस एंड खुद को ये सब मैनेज करने का हेडेक नहीं चाहिए, तो दिस इज़ फॉर देम. It can also be a long-term core asset allocation for someone's portfolio जो एक long-term wealth build करना चाहते हैं. It can also be for someone who's looking for a slightly lower volatile fund or a fund which will go through lower drawdowns. तो उनके लिए भी ये suitable है. It is also suitable for someone who's just started their investing journey. तो उनके लिए एक बहुत ही simple diversified option है जहाँ पे एक ही जगह पे उनको सारे ही एसेट क्लासेस का एक्सपोजर मिल जाता है. जैसा कि आपने समझाया, ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए सूटेबल है जो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहां वो एसेट एलोकेशन खुद ना मैनेज करें. ये उनके लिए भी सूटेबल है जो एक कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग की तरफ देख रहे हैं, जो उनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जर्नी में उनको हेल्प करे. ये उन इन्वेस्टर्स के लिए भी सूटेबल है जो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में पोटेंशियली लोअर ड्रॉडाउन्स और लोअर वॉलेटिलिटी चाहते हैं. और फाइनली ये उन लोगों के लिए भी सूटेबल है जो फर्स्ट टाइम मार्केट्स में आ रहे हैं और एक सिंपल डाइवर्सिफाइड ऑप्शन चाहते हैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए. पारस, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट टू एक्सप्लेन दिस प्रोडक्ट टू आवर व्यूअर्स. इसके क्या फीचर्स हैं, कैसे मैनेज किया जाएगा, क्या इंडिविजुअल एसेट क्लासेस की फिलॉसफी है, ये क्यों सूटेबल है और किसके लिए सूटेबल है. थैंक यू मुकुल, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू फॉर हैविंग मी. Our pleasure. So that was all about the Grow Multi-Asset Allocation Fund.
I hope the discussion answered a lot of your questions and gave you better clarity on how the fund works. The NFO period for the scheme is from 10th of September to 24th of September. As always, please consult your financial advisor and read all scheme related documents carefully before investing. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.